वेरी गुड मॉर्निंग माय डियर वंस, वेलकम टू ह्यूमैनिटीज़ हाइव। हमने स्टार्ट किया था क्लास 12 की कंटेम्प्रेरी वर्ल्ड पॉलिटिक्स का चैप्टर सेकंड, कंटेम्प्रेरी सेंटर्स ऑफ पावर। अपनी प्रीवियस क्लासेस में हम यूरोपियन यूनियन, आसियान, राइज ऑफ चाइना ये कर चुके हैं। 2 टॉपिक्स रह गए हैं, जापान एंड साउथ कोरिया। छोटे छोटे टॉपिक्स हैं और इसके साथ ही हमारा ये चैप्टर कंप्लीट हो जाएगा। जिन बच्चों ने प्रीवियस क्लासेस नहीं देखी हैं वो उनको देख लेंगे एक बार, और आज ही हमारा चैप्टर कंप्लीट हो जाएगा। कल से हम नेक्स्ट चैप्टर स्टार्ट करेंगे। चलिए जापान स्टार्ट करते हैं। जापान द लैंड ऑफ द राइजिंग सन। अगर आप वर्ल्ड मैप में देखेंगे तो जापान बिल्कुल ईस्ट में आता है, इसलिए कहते हैं कि द लैंड ऑफ द राइजिंग सन, इसलिए उसको जापान को द लैंड ऑफ द राइजिंग सन कहते हैं। छोटी सी कंट्री है, और लेकिन अगर इकोनॉमिक पावर देखें तो वर्ल्ड की सुपर पावरफुल कंट्री में आती है। और टेक्नोलॉजी के मामले में देखा जाए तो टॉप मोस्ट टेक्नोलॉजी जापानीज़ टेक्नोलॉजी को माना जाता है, जो अच्छी टेक्नोलॉजी है, इंडस्ट्री में बहुत आगे है। क्लियर? चलिए, जापान इज़ अ स्मॉल कंट्री, इट्स एरिया इज़ 3,77,765 square kilometer. During the Second World War, it had to suffer much devastation and a humiliating defeat, but today Japan is a leading economic power. आप सबको पता है कि सेकेंड वर्ल्ड वॉर में इन्वॉल्व रहा था जापान, जर्मनी और इटली के साथ। क्लियर? 45 में हिरोशिमा नागासाकी पर जब बॉम्ब गिराए गए उसके बाद जापान ने सरेंडर कर दिया और एक ह्यूमिलेटिंग डिफीट हुई। बट आफ्टर सेकेंड वर्ल्ड वॉर जापान ने अपने आप को फिर से रिफॉर्म किया और एक वर्ल्ड की लीडिंग इकोनॉमिक पावर बन के सामने आया। इट इज़ वन ऑफ द मोस्ट इंडस्ट्रियली एडवांस्ड कंट्रीज ऑफ द वर्ल्ड एंड हैज़ मेड ग्रेट एडवांसेस इन टेक्नोलॉजी एंड साइंस। अगर टेक्नोलॉजी और साइंस की बात करें, इंडस्ट्रीज़ की बात करें, तो जापानीज़ टेक्नोलॉजी का कोई जवाब ही नहीं है। You might have heard about famous Japanese brands such as Sony, Panasonic, Canon, Suzuki, Honda, Toyota. Japan has very few natural resources and imports most of its raw materials. Natural resources की बात करें तो बिल्कुल नहीं है, नाम मात्र के हैं, और ज़्यादातर अपने रॉ मटेरियल्स वो अदर कंट्रीज से इंपोर्ट करते हैं। उसके बावजूद भी देखो वो कितनी तेज़ी से इकोनॉमिक ग्रोथ कर रहा है। इवन देन इट प्रोग्रेस रैपिडली आफ्टर द एंड ऑफ द सेकेंड वर्ल्ड वॉर। इट इज़ द सेकेंड लार्जेस्ट इकोनॉमी इन द वर्ल्ड। सेकेंड वर्ल्ड वॉर में इन्वॉल्व होने के बाद भी जब इकोनॉमिकल कंडीशन बिल्कुल डाउन हो गई थी, और उसके बावजूद भी जापान ने, जो छोटा सा देश है, नेचुरल रिसोर्सेज बिल्कुल भी नहीं है, आज वो वर्ल्ड की सेकेंड लार्जेस्ट इकोनॉमी है। In her constitution, enacted in 1947, Japan declared that she will not go to war. सेकेंड वर्ल्ड वॉर के बाद जापान ने ये डिसाइड किया कि वो किसी वॉर में इन्वॉल्व नहीं होगा। उनका प्रेम्बल क्या कहता है? वी द जापानीज पीपल डिज़ायर पीस फॉर ऑल द टाइम एंड कोऑपरेशन विद ऑल द नेशंस। हम जो जापानीज़ पीपल हैं, हमारे क्या डिज़ायर हैं? हम शांति रखना चाहते हैं और जितने भी हमारे देश हैं आसपास के, उन सब के साथ एक फ्रेंडली रिलेशन रखना चाहते हैं, कोऑपरेशन रखना चाहते हैं। To ensure her defense and national security, Japan entered into a security treaty with USA in 1951. अपनी कंट्री को सिक्योर करने के लिए जापान ने यूएसए के साथ ट्रीटी साइन करी। Japan is the only Asian country to have been included in G8 group of 8 world leading industrialized nation. और एशियन कंट्री में से जापान ही एक ऐसी कंट्री है जो G8 ग्रुप में है। और G8 ग्रुप क्या है? ग्रुप ऑफ 8 वर्ल्ड्स लीडिंग इंडस्ट्रियलाइज्ड नेशन। वर्ल्ड की जो बेस्ट टॉप 8 इंडस्ट्रियलाइज नेशन है वो G8 ग्रुप में है, और एशियन कॉन्टिनेंट से वन एंड ओनली जापान है। अगर बाकी अदर 7 कंट्रीज़ की बात करें हम, तो उसमें कनाडा है, आई एम यूजिंग माई फिंगर्स इसलिए मेरी राइटिंग अच्छी नहीं आ रही। फ्रांस, जर्मनी, इटली, जापान हो गया आपका, रशिया की बात करें, एंड यूके, एंड लास्ट यूएसए। 1 2 3 4 5 6 7 एंड +1 जापान। क्लियर? तो ये G8 ग्रुप की
8 कंट्रीज़ हैं जो वर्ल्ड की टॉप लीडिंग इंडस्ट्रियलाइज्ड नेशंस हैं. इट इज़ द सेकेंड लार्जेस्ट कंट्रीब्यूटर टू द रेगुलर बजट ऑफ द UN, कंट्रीब्यूटिंग ऑलमोस्ट 20% ऑफ द टोटल. यूनाइटेड नेशन में कंट्रीब्यूशन की बात करें, जो कंट्रीज़ की तरफ से, मेंबर कंट्रीज़ की तरफ से जो फ़ंड दिया जाता है, उसमें जापान सेकंड नंबर पे फ़ंड देने वाली कंट्री है. अगर फर्स्ट नंबर पे बात करें तो USA और सेकंड पे जापान. जितना कंट्रीब्यूशन किया जाता है उसको 20% अकेले जापान देता है. इन व्यू ऑफ दीज फैक्ट जापान कैन सून एमर्ज एज एन ऑल्टरनेटिव सेंटर ऑफ पावर. और इसलिए हम कह सकते हैं कि जापान एक ऑल्टरनेटिव सेंटर ऑफ पावर है. क्लियर हो गया? छोटा सा टॉपिक है जापान. अब हम करेंगे साउथ कोरिया. चलिए साउथ कोरिया पहले मैप में देख लेते हैं. ठीक है, पहले ये पूरा एक था, ठीक है, बट सेकेंड वर्ल्ड वॉर के बाद इनको 2 पार्ट्स में डिवाइड कर दिया गया, नॉर्थ कोरिया एंड साउथ कोरिया. क्लियर? अगर डिवीज़न की बात करें तो 38 डिग्री पैरेलल पे, मतलब जब आप वर्ल्ड मैप देखेंगे जो लैटिट्यूड्स लाइन हमारी जा रही हैं, ठीक है, ऐसे करके, तो ये 38 डिग्री पे नॉर्थ कोरिया और साउथ कोरिया को डिवाइड किया गया है आफ्टर द सेकेंड वर्ल्ड वॉर. अब देखो नॉर्थ कोरिया से इधर देखो, इधर रशिया से टच है, राइट, और इधर चाइना से. दोनों कंट्रीज कैसी हैं? कम्युनिस्ट कंट्री हैं, सोशलिस्ट पॉलिसी को अडॉप्ट कर रही हैं. क्लियर? अब जब नॉर्थ कोरिया साउथ कोरिया डिवाइड हो गया तो यहाँ पे तो कम्युनिस्ट आइडियोलॉजी को अडॉप्ट किया गया, कम्युनिस्ट गवर्नमेंट स्टैब्लिश कर गई. तो यहाँ पे साउथ कोरिया में USA ने सपोर्ट कर दिया, यहाँ पे डेमोक्रेटिक गवर्नमेंट स्टैब्लिश करी गई. अब क्या हुआ, 1950 में नॉर्थ कोरिया ने कर दिया साउथ कोरिया में इन्वेजन. ठीक है, अब जब नॉर्थ कोरिया का इन्वेजन साउथ कोरिया में हो गया तो ये मुद्दा यूनाइटेड नेशन तक चला गया. USA साउथ कोरिया के फेवर में आ गया. USA, यूनाइटेड नेशन और वर्ल्ड की जितनी भी वेस्टर्न कंट्रीज़ थी वो साउथ कोरिया के फेवर में आ गई. बट जैसे ही USA और अदर कंट्री साउथ कोरिया के फेवर में आई, इधर से चाइना ने नॉर्थ कोरिया को सपोर्ट कर दिया. पहले जो नॉर्थ कोरिया ने इन्वेजन किया था वो रशिया की मदद से किया था. क्लियर? तो इस तरीके से ये जो 2 कंट्री की वॉर थी, नॉर्थ कोरिया और साउथ कोरिया, वो 2 ब्लॉक की वॉर में कन्वर्ट हो गई, USA और USSR. बट फाइनली यूनाइटेड नेशन के इन्वेजन से ये 1953 में सीज फायर एग्रीमेंट करके और इस कोरियन वॉर को ख़त्म किया गया. बट फिर भी जो दोनों की राइवलरीज थी वो थोड़ी बहुत कंटिन्यू रही और कोल्ड वॉर तो कंटिन्यू चलता ही रहा. हमारा फर्स्ट चैप्टर कटा हुआ है, अगर आप फर्स्ट चैप्टर देखते तो जब हम पढ़ते तो उसमें कोरियन वॉर है. चलो हमें ज़्यादा डिटेल में नहीं जाना, बट फिर भी मैंने आपको कोरियन वॉर के बारे में बता दिया जो 1950 से 53 के बीच में चली थी. एंड डायनामिक्स ऑफ द कोल्ड वॉर एरा फर्दर इंटेंसिफाइड द राइवलरीज बिटवीन द 2 साइड. और इनके बीच में राइवलरी दिन ब दिन बढ़ती चली गई. बोथ कंट्रीज फाइनली बिकेम मेंबर्स ऑफ द यूनाइटेड नेशन इन 1991. दोनों यूनाइटेड नेशन के मेंबर बनी. बिटवीन द 1960s एंड द 1980s it rapidly developed into an economic power which is termed miracle on the Han River. ये जो टर्म है मिरेकल ऑन द हान रिवर, ये यूज़ करी जाती है साउथ कोरिया ने जो रैपिडली ग्रोथ करी, इकोनॉमिकली ग्रोथ करी, उसके लिए यूज़ करी जाती है. साउथ कोरिया बिकेम अ मेंबर ऑफ द OECD इन 1996. OECD ऑर्गेनाइजेशन फॉर इकोनॉमिक कोऑपरेशन एंड डेवलपमेंट. ठीक है, ऑर्गेनाइजेशन फॉर इकोनॉमिक कोऑपरेशन एंड डेवलपमेंट, OECD, और इसका साउथ कोरिया मेंबर बना 1996 में. इन 2017 इट्स इकोनॉमी वाज द 11th लार्जेस्ट इन द वर्ल्ड एंड इट्स मिलिट्री एक्सपेंडिचर वाज द 10th लार्जेस्ट. According to the Human Development Report 2016, the HDI rank of South Korea is 18. ये 2016 की दे रखी है, आप 2025 की भी मेंशन कर सकते हैं. अकॉर्डिंग टू 2025 इसकी जो रैंक है वो 20 है आउट ऑफ 193 कंट्रीज़ में से. क्लियर? और इंडिया की रैंक की बात करें हम तो इंडिया की रैंक है आपकी 130.
ठीक है। तो कहाँ साउथ कोरिया 20th नंबर पे है, उसकी जो HDI रैंक है, और कहाँ इंडिया की 130th नंबर पे है। द मेजर फैक्टर रिस्पॉन्सिबल फॉर इट्स हाई ह्यूमन डेवलपमेंट इंक्लूड सक्सेसफुल रिफॉर्म्स, रूरल डेवलपमेंट। अगर उनकी HDI रिपोर्ट अच्छी आ रही है, इतनी अच्छी रैंक आ रही है, तो उसके पीछे कौन कौन से फैक्टर हैं? उनके रिफॉर्म्स सक्सेसफुल रहे, रूरल डेवलपमेंट पे काम किया गया, और ह्यूमन रिसोर्स डेवलपमेंट पे काम किया गया, रैपिड इक्विटेबल इकोनॉमिक ग्रोथ करी गई। इकोनॉमिक ग्रोथ जो करी रैपिड तरीके से करी, लेकिन इक्विटेबल तरीके से करी, समाज की, सोसाइटी के हर एक क्लास तक उसके बेनिफिट पहुँचे। अदर फैक्टर्स आर एक्सपोर्ट ओरिएंटेशन, उनका एक्सपोर्ट्स ओरिएंटेशन काफ़ी अच्छा है। स्ट्रॉन्ग रीडिस्ट्रीब्यूशन पॉलिसीज़, गवर्नमेंट की जो रीडिस्ट्रीब्यूशन पॉलिसीज़ हैं वो अच्छी हैं। पब्लिक इंफ्रास्ट्रक्चर काफ़ी अच्छा है, डेवलपमेंट अच्छा है, इफ़ेक्टिव इंस्टीट्यूशन एंड गवर्नेंस। और अगर गवर्नेंस और उसके अंडर काम करने वाले इंस्टीट्यूशंस अच्छे हैं तो वो कंट्री रैपिड ग्रोथ करेगी ही करेगी। एंड साउथ कोरिया ब्रांड सच एज सैमसंग, LG हैव बिकम रिनोड इन इंडिया। और आपको पता है ये सारे ब्रांड इंडिया में कितने ज़्यादा फेमस हैं। न्यूमरस एग्रीमेंट्स बिटवीन इंडिया एंड साउथ कोरिया सिग्निफाई द ग्रोइंग कमर्शियल एंड कल्चरल टाइज। और साउथ कोरिया और इंडिया के बीच टाइम पे जो भी एग्रीमेंट्स, ट्रीटीज़ होती हैं, वो हमारे कमर्शियल कल्चरल टाइज को और स्ट्रॉन्ग बना रही हैं। और इसलिए हम कह सकते हैं कि साउथ कोरिया भी एक ऑल्टरनेटिव सेंटर ऑफ पावर है। तो कंप्लीट करेंगे। थैंक यू, बाय।